तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 64 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ाओची अपनी फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट कर लेता है और उसके लिए सेकंड स्टेज का डोर ओपन हो जाता है। यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत में हमें प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसेस यानी कि सिस्टर ज़ूरो अपने प्रिंसेस के बेस में अपने पैलेस में होती है और पैलेस में वो रात के वक्त बाहर बैठी चांद तारे देख रही होती है। साथ ही वो अपने जूनियर ब्रदर जुनची के बारे में सोच रही होती है। ज़ूरो कहती है जूनियर ब्रदर ज़ाओची को यहाँ से गए हुए 5 महीने गुजर चुके हैं। वो पिछले 5 महीने से वैली ऑफ डेथ की तरफ गया है और अभी तक उसकी कोई भी खबर नहीं है। साथ ही वो कहती है मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि वो टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले वापस आ जाएगा, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि सिर्फ 6 महीने में वो वापस आ जाएगा। लेकिन अगर वो 6 महीने में टाइम पर वापस नहीं आया, टूर्नामेंट के लिए सिर्फ 3 ही लोगों को ले जाया जा सकता है। वो इस बार के टूर्नामेंट को मिस कर देगा। उसी वक्त उसका बड़ा भाई वहाँ पर आता है कि हमारा थर्ड प्रिंस है और उसका नाम कैंगशू है। कैंगशू वहाँ पर आता है और उसे कहता है इंपीरियल सिस्टर तुम तो वाकई में यहाँ पर हो। रात के वक्त तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम किसी के बारे में सोच रही हो? जबकि हमारे यंग मास्टर फैन जुईचेन तुम्हें ढूंढ रहे थे। अब इन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उसको बताया कि तुम यहीं पर मिलोगी और देखो तुम यहीं पर मिल गई हो। फैन जुईचेन भी उसके सामने रिस्पेक्ट देते हुए कहता है प्रिंसेस मैं फैन जुईचेन तुम्हें स्पेशली मिलने के लिए आया हूँ, तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। जबकि हमारी ज़ूरो भी उन दोनों को रिस्पेक्ट देते हुए कहती है तुम दोनों से मिले हुए काफी ज्यादा दिन हो गए हैं, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात के वक्त। फैन जुईचेन प्रिंसेस से कहता है मैंने सुना है कि हमारे एम्परर इस वक्त एक फ्लावर को ढूंढ रहे हैं जिसको बर्निंग सोल फ्लावर कहा जाता है। और हैरानी की बात नहीं होगी कि हमारे बर्निंग हेवन सेक्टर में इस तरह का एक फ्लावर है, तुम चाहो तो वो फ्लावर तुम्हें मिल सकता है। प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है जूनियर ब्रदर जाने से पहले मुझे कह गया था कि मुझे बर्निंग सोल फ्लावर को ढूंढना है। ये बात तो सिर्फ मेरे और एम्परर के दरमियान में थी, लेकिन इसको इस बारे में कैसे पता चल गया कि मुझे एक बर्निंग फ्लावर को ढूंढना है। प्रिंसेस उसे कहती है मास्टर फैन क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, क्या आपके क्लैन मेंबर्स हमें वो फ्लावर देंगे? हमें बर्निंग सोल फ्लावर की जरूरत है। इसके लिए प्राइस कुछ भी हो, कोई भी कंडीशंस क्यों ना हो, हम आपकी उन कंडीशंस को पूरा करेंगे और साथ में आपको प्राइस भी देंगे। यंग मास्टर फैन उसे कहता है हमारे ट्राइब के लिए बर्निंग सोल फ्लावर एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर है। इसी वजह से बर्निंग सोल फ्लावर के रिलेटेड बात करने की इजाजत तो मुझे नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने फादर से जाकर इस बारे में रिक्वेस्ट करूं, दूसरी बात यह है कि हमें आपकी तरफ से कोई ऐसा ट्रेजर मिल जाए जो कि हमारे उस बर्निंग सोल फ्लावर को रिप्लेस कर सके, तो हो सकता है कि मेरे फादर इस बात के लिए मान जाएं। साथ ही अंदर से वो सोच रहा होता है बराबरी का ट्रेजर तो तभी मिलेगा जब तुम यहाँ पर मेरी वाइफ बनकर मेरे साथ बर्निंग हेवन सेक्टर में वापस जाओगी, तभी मेरे फादर इस बात के लिए मानेंगे और वो तुम्हें बर्निंग सोल फ्लावर दे देंगे। जिस उसकी बात समझ जाती है और उसे कहती है अब जबकि तुम्हारे सेक्टर के लिए बर्निंग सोल फ्लावर काफी ज्यादा कीमती है, तुम लोग उसको ऐसे नहीं दे सकते, तो फिर ठीक है तुम लोग उसे अपने पास ही रखो, मैं अपने लिए किसी और जगह से बर्निंग सोल फ्लावर को ढूंढ लूंगी, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है। तो फैन जुईचेन सोच रहा होता है चलो देखते हैं कि तुम कब तक मुझसे दूर भागोगी, एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट सीन फिर से ज़ाओची का दिखाया जाता है। ज़ाओची को सेकंड स्टेज में एंटर हुए काफी ज्यादा दिन गुजर चुके हैं और वो वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार भी चुका है। ज़ाओची के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, बिल्कुल पिछली बार की तरह ही, जहाँ पर भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स की वेव्स निकलती हैं, लेकिन इस बार उसे पहले से पता है कि उसे यहाँ पर कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारना है। ज़ाओची कहता है मैंने यहाँ पर 83,900 मॉन्स्टर्स को मार दिया है। ज़ाओची कहता है लेकिन यहाँ पर मुझे पहले से पता है कि मुझे यहाँ पर कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारना है। डिवाइन कार्ड ने कहा था कि मुझे यहाँ पर 99,999 मॉन्स्टर्स को मारना है। मेरे पास सिर्फ 1 साल का टाइम है, 1 साल के अंदर अंदर मुझे ये सारे मॉन्स्टर्स को मारना है, तभी मैं इस टेस्ट को पास कर पाऊंगा। हालांकि ये मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और एक एक करके मैं बड़ी आसानी से इनको मार सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। कभी कभी ये मॉन्स्टर्स झुंड बनाकर निकल आते हैं और सभी से एक साथ मेरे पर अटैक करते हैं। जब इन सभी को मारना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन चलो ये बात तो अच्छी है कि मेरी पास्ट लाइफ में मैंने 70 मिलियन लोगों को मारा था और यही तजुर्बा मेरे यहाँ पर काम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स की तादाद इतनी ज्यादा नहीं है जितने इंसानों की मैं जान ले चुका हूँ। ज़ाओची कहता है लगता है कि मुझे यहाँ पर आए हुए काफी ज्यादा वक्त गुजर चुका है और बहुत ही जल्दी टूर्नामेंट भी स्टार्ट होने वाला होगा। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, जल्दी से जल्दी यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा। पास अब पूरा साल नहीं है कि पूरे साल में मैं इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारूं। आज मेरे पास मैंने हीवनली पॉइजनस ब्रीड का पॉइजन होता तो इस पॉइजन को यूज करते हुए यहाँ पर सिर्फ एक ही रात में मैं इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार सकता था, लेकिन अफसोस कि इसका सारा पॉइजन तो जा चुका है। फिर साथ ही यहाँ पर ज़ाओची को एक आइडिया आता है। ज़ाओची कहता है अगर मैं यहाँ पर पॉइजन को यूज करके सारे मॉन्स्टर्स को एक बार में नहीं मार सकता, यहाँ पर कम से कम फिनिक्स की फायर को तो यूज कर सकता हूँ। पर सामने उसे जंगल दिखाई देता है। ज़ाओची कहता है यहाँ पर क्योंकि जंगल ही जंगल है, अगर मैं इस जंगल को आग लगा देता हूँ और सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ पर इकट्ठा कर देता हूँ तो ये सारे मॉन्स्टर मेरी फिनिक्स की फायर के साथ जलकर खुद ही मर जाएंगे, तो मुझे यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स का पीछा नहीं करना पड़ेगा और एक एक करके इनको नहीं मारना पड़ेगा। इस तरह मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी इस टास्क को कंप्लीट कर लूंगा। तो फिर इस आइडिया को आजमा कर देखते हैं। ज़ाओची लिटिल फेरी से कहता है लिटिल फेरी मेरे पास एक तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज है,
क्योंकि तुम लिटिल फेरी हो और फ्रोजन पैलेस से हो। मुझे लगता है कि तुमने अपनी सारी जिंदगी बर्फ को देखा है। तुमने आइस और स्नो से कवर माउंटेन्स को तो देखा होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें फायर से कवर प्लेन को दिखाने वाला हूँ। ये वाली फायर बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है और इसको अपनी आंखें खोलकर देखना, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी फायर होगी। जाओची जल्दी से अपने फिनिक्स विंग्स खोलता है और जल्दी से जंप करता हुआ उस फॉरेस्ट की तरफ चला जाता है और सारे मॉन्स्टर से कहता है तुम सभी लोग जल्दी से मेरे पीछे आओ। और वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स भागते हुए उस जंगल में उसके पीछे चले जाते हैं। ऐसे वो जंगल में उसके पीछे जाते हैं। जाओची कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही, मेरे पीछे आते जाओ। वहाँ पर जाने के बाद जाओची अपने स्टार स्कॉर्चिंग डीमन लोटस मूव को यूज करता है और अपनी फायर को वहाँ पर फैला देता है। जाओची अपनी फिनिक्स फायर को जब वहाँ पर जंगल में फैलाता है तो वहाँ पर पेड़ों को आग लग जाती है और पूरे का पूरा जंगल जलना शुरू कर देता है। जाओची आग लगाने के बाद वापस लिटिल फेरी के पास आ जाता है और उसे कहता है मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी फायर दिखाने वाला हूँ। ये मत कहना कि तुम्हारे फ्रोजन पैलेस के लोग फायर से नफरत करते हैं। अगर तुम इससे नफरत करती भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो और मैं एक फायर एट्रीब्यूट यूजर हूँ। तुम्हें ये सब कुछ यहाँ पर मेरे साथ देखना ही पड़ेगा। जाओची लिटिल फेरी के पास ही आकर बैठ जाता है और उसे कहता है यहाँ पर हवा चलती रहेगी, अगर हवा नहीं रुकेगी तो ये फायर आगे फैलती जाएगी और आसपास फैलती जाएगी, यहाँ तक कि प्लेन के ऊपर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो सारे के सारे इस फायर से जलकर मर जाएंगे। मुझे यहाँ पर किसी भी मॉन्स्टर को अपने हाथ से मारना नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर डिवाइन ड्रैगन गार्ड वापस आता है और जाओची से कहता है मैं बहुत ज्यादा बधाई हो, तुमने सेकंड स्टेज को पास कर लिया। और साथ ही वो उसे थर्ड स्टेज के ऊपर ले जाता है। डिवाइन ड्रैगन गार्ड जाओची से कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पर नोटिस किया है, तुमने फर्स्ट स्टेज को चूज किया था, तुमने कहा था कि तुम इस लड़की को अपने साथ रखना चाहती हो। वहाँ पर तुम्हारा डिफिकल्टी लेवल डबल हो गया, लेकिन फिर भी तुमने इस लड़की को अपने साथ रखा। फर्स्ट स्टेज में तुमने फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट किया और साथ साथ इसको प्रोटेक्ट करते रहे। तुमने सेकंड स्टेज में भी इस लड़की को अपने साथ रखा और फिर इसको प्रोटेक्ट करते रहे। इसका मतलब यह है कि तुम एक जेन्युइन मर्द हो। तो मेरे ट्रायल का जो तीसरा स्टेज था वो हार्ट के रिलेटेड था और तुम्हारे हार्ट को तो मैंने पहली दो स्टेजेस में ही देख लिया, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें तीसरी स्टेज को पास करने की जरूरत नहीं है, तुमने पहले तीसरी स्टेज को पास कर लिया है। साथ ही डिवाइन ड्रैगन गार्ड जाओची से कहता है तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो इंसान, तुम हमारे पहले ऐसे इंसान हो जिसने इस दुनिया के ऊपर डिवाइन ड्रैगन गार्ड की ब्लड लाइन को हासिल किया है। तुमसे पहले कोई भी इस ट्रायल को देने के लिए यहाँ पर नहीं आ सका और ना ही किसी ने ट्रायल को दिया है। जबकि तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है तो मैं तुम्हें यहाँ पर डिवाइन ड्रैगन गार्ड का ब्लड दूंगा, जिससे तुम्हें ब्लड लाइन की पावर मिलेगी और फिर साथ ही मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा जिससे तुम इस लड़की को बचा सकते हो। कि यहाँ पर एक सरप्राइज है, क्योंकि तुमने यहाँ पर डबल डिफिकल्टी के साथ इस टेस्ट को पास किया है तो मैं तुम्हें यहाँ पर 3 डिवाइन ड्रैगन ब्लड के ड्रॉप्स की बजाय ड्रैगन ब्लड के 6 कतरे दूंगा, जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ डबल बढ़ेगी। तुम्हें उन 6 ब्लड ड्रॉप्स को अपनी बॉडी के अंदर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करना होगा, तभी तुम इस लड़की की जान बचा पाओगे। मैं तुम्हें यहाँ पर 7 दिन का टाइम देता हूँ। 7 दिन में तुम्हें उन 6 ब्लड ड्रॉप्स को अपनी बॉडी में कम्प्लीटली फ्यूज करना होगा। ड्रैगन ब्लड को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने से तुम्हें काफी सारे ब्रेक थ्रूज भी मिलेंगे, यानी कि तुम्हारा लेवल भी अप होगा। 7 दिनों के दौरान मैं गारंटी देता हूँ कि मैं इस लड़की की जान बचा कर रखूंगा, मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। 7 दिन पूरे होने के बाद जब तुम ड्रैगन ब्लड को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लोगे, मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा जिससे तुम इसकी जान बचा सकते हो। जाओची कहता है मैं इस ड्रैगन ब्लड को लिटिल फेरी के साथ बांटना चाहता था, लेकिन अब तुमने कहा है कि इसकी लाइफ बचाने के लिए मुझे 6 के 6 ड्रॉप्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जाओची लिटिल फेरी को वहीं पर लेटा देता है और उसे कहता है अब तुम थोड़ा सा इंतजार करो, सिर्फ 7 दिन। 7 दिन में तुम दोबारा से हील हो जाओगी। हमारा जाओची वहीं पर बैठकर उस ड्रैगन ब्लड को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है कि उसे अपनी बॉडी के साथ फ्यूज कर सके। जबकि मॉली भी बाहर निकलती है और डिवाइन ड्रैगन गार्ड से कहती है तुम तो सिर्फ एक सोल का टुकड़ा हो, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर पता चल गया कि इसकी बॉडी के अंदर मेरे जैसी एक प्रिंसेस रह रही है। यहाँ पर हमें मॉली के बारे में भी एक सीक्रेट बात पता चलती है। डिवाइन ड्रैगन गार्ड उसे कहता है मैं तुम्हारे जैसी एक 12 स्टार गार्ड के बारे में कैसे नहीं जान सकता, मुझे तुम्हारी प्रेजेंस के बारे में अच्छी तरह से पता है। तुम 12 स्टार गार्ड्स में से एक गार्डस हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इस दुनिया में क्या कर रही हो? तो डिवाइन गार्ड्स की राम से हो और इस वक्त मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे कि तुम्हारी बॉडी के अंदर गॉड स्लेइंग पॉइजन है। लगता है कि स्टार गार्ड राम के अंदर कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है। मॉली उसे कहती है तुम तो सिर्फ एक डिवाइन ड्रैगन हो, स्टार गार्ड राम में क्या कुछ हो रहा है? तुम्हारा उस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि तुम चाहकर भी उस राम में नहीं पहुंच सकते। ड्रैगन गार्ड उसे कहता है मुझे इस सबसे कोई भी मतलब नहीं है, मुझे स्टार गार्ड के लोगों से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस जानना चाहता हूँ क्या वो तलवार मिल गई या नहीं, क्योंकि उस तलवार के अंदर कुछ ऐसा है जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉली उसे कहती है उस तलवार को हासिल करने की चाहत में बहुत सारे गार्ड्स मारे गए, क्योंकि उस वेपन को गार्ड्स को मारने के लिए बनाया गया था। बहुत सारे गार्ड्स उसे अपने लिए हासिल करना चाहते थे। प्रिंसेस तुम्हें इतना बता सकती है कि वो तलवार अभी तक किसी को भी नहीं मिली, क्योंकि बहुत सारे लोग उस तलवार को हासिल करने के चक्कर में मारे जा चुके हैं। सीन में 7 दिन के बाद का दिखाया जाता है। जाओची ड्रैगन गार्ड के ब्लड ड्रॉप्स को अपनी बॉडी में मुकम्मल फ्यूज कर लेता है, जिससे जाओची की मिस्टिक पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जाओची अपनी ट्रू परफॉर्म राउंड के 2nd लेवल से डायरेक्टली 10th लेवल पर प्रमोट हो जाता है। फिर साथ ही जाओची ड्रैगन गार्ड से कहता है ड्रैगन गार्ड जैसा
तुमने कहा था मैंने वैसा कर दिया। 7 दिन के अंदर अंदर मैंने 6 ड्रैगन ब्लड ड्रॉप्स को अपनी बॉडी में फ्यूज कर लिया है। तो अब जल्दी से मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना है, मुझे वो तरीका बताओ जिससे मैं इस लड़की की जान बचा सकता हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 64 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे ज़ाओची लिटिल फेरी की जान बचा सकता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।